पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो कैसे हैं आप सब? होप सो कि अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो, अब आप लोग ना ईवीएस की जो भी जितनी भी क्लासेस थी वो आपकी पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर हम बात करें बुक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनने की प्रबल संभावनाएं होती हैं। तो ये उनको कुछ मैंने एक पीडीएफ में स्टोर किया है, ये वो है आपके लिए। आइए शुरू करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। मतलब ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस। जैसे आपका पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आपके ओडम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ओडम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान का जनक ओडम को कहा जाता है। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? ये भी पूछा जा सकता है। तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया। किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया। गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी की बात किसने की आपकी? तो देखिए, अर्निस्ट नेस ने की। किसने की? अर्निस्ट नेस ने की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पारिस्थितिकी तंत्र, तो आप क्या बताएंगे? पारिस्थितिकी तंत्र किसने दिया? टांसले ने दिया। पारिस्थितिकी निके की संकल्पना किसने की? तो ग्रीनले ने की 1917 में। पारिस्थितिकी पदछाप मापने की इकाई किसने क्या होती है? पारिस्थितिकी पदछाप मापने की इकाई होती है आपकी भूमंडलीय हेक्टेयर। देखो, धारणीय या स्थायी विकास की अवधारणा किसने दी आपकी? तो ब्रटलैंड 1987 में। उसके बाद में जो आपका पर्यावरण भूगोल शब्द की प्रथम चर्चा हैविट व हेयर ने की 1993 में। प्राकृतिक कृषि के अन्वेषक कौन है आपके? तो मसेनुबा फुकुओका। उसके बाद में हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी? जो टिक लगे तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉटस्पॉट की संकल्पना आपकी नॉर्मन मेयर ने दी। जैव विविधता जो आपका बायोडाइवर्सिटी शब्द है, जैव विविधता, इसका प्रथम प्रयोग कब हुआ? तो 1986 में हुआ। और किसके द्वारा हुआ? तो वाल्टर जे रोजन के द्वारा हुआ। ओजोन परत की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो चार्ल्स फाबी व हेनरी व्यूसन ने की। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की? तो जोसेफ फेरियर ने की। बायोस्फीयर रिजर्व की बात किसने की? तो एडवर्ड स्वेस ने की। जैव विविधता वाल्टर जे रोसन ने। बायोडाइवर्सिटी शब्द आपका रेमंड एफ डॉसमैन ने। उसने पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना आपकी किसने की? तो एल्टन ने की। उसके बाद में फिर देखिए नेक्स्ट है वैश्विक मंदन शब्द आपका कहाँ से है? तो जेरोल्ड स्टोनहल ने। भारतीय पारिस्थितिकी जनक की यदि बात की जाए तो ये आपका प्रोफेसर आर मिश्रा ने दी। अब भारत के पर्यावरण संरक्षण के प्रयास से संबंधित की कौन सा जैसे कौन सी प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ, कौन सा एक्ट कब आया, इनसे संबंधित हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने किससे संबंधित प्रश्न पढ़ा? तो पारिस्थितिकी से पढ़ा। अब हम लोग किससे पढ़ेंगे? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास जो हुए उनसे संबंधित। जैसे आपका पूछा जा सकता है कि भारत वन अधिनियम कब आया? तो 1927 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में आया। देखो, अब क्या है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972 में आया। देखो 1927 और 7-2 यानी 27 है, और इसको उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया? 7-2 हो गया कि नहीं हो गया? तो वही पूछा गया यहाँ पर। फिर देखो ज़रा, क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बार आप लोग फटाफट से सब लोग लाइक कर दीजिए। जी हाँ, तो 7 और 2 का उल्टा 27 होता है। तो ऐसे याद रखना कि भारत वन अधिनियम 1927 और वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में आया, है ना। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आपका 1981 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 में आया। और यदि पूछा जाए पर्यावरण संरक्षण संशोधित अधिनियम कब आया, तो वो आपका 1991 आया। संशोधन का मतलब संशोधित का मतलब हमने कहा, देखिए संशोधन का मतलब होता है कि था वही पूरा, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया गया है ना। राष्ट्रीय पर्यावरण ट्रिब्यूनल अधिनियम कब आया आपका? ट्रिब्यूनल अधिनियम आया आपका 1995 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया आपका 1995 में। जैव विविधता अधिनियम यानी बायोडाइवर्सिटी अधिनियम आपका कब आया? तो देखो 2002 में आया। एगमार्क एक्ट आपका 1937 में आया। टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में आया।
केंद्रीय गंगा प्राधिकरण आपका 1985 में आया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट आपका 1977 में आया। राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण आपका 2009 में। हाथी संरक्षण परियोजना आपका 1972 में आया। इको मार्ग योजना आपका 1992 में आया और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण आपका 2010 में आया। अगर इकोलॉजिकल सिस्टम की यदि बात करूँ, मैं पारिस्थितिकी तंत्र की बात करूँ, तो देखो जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र का तात्पर्य है उस भौगोलिक तंत्र से है जिसके अंतर्गत रहने वाले जैविक समुदाय निरंतर अजैविक पदार्थों एवं ऊर्जा के अंतर आकर्षित होते हैं। इकोलॉजी शब्द आपका इंग्लिश में देखा जाए तो एक ग्रीक वर्ड है और किससे मिलकर के बना है? ओइको प्लस लोगोस से मिलकर के बना है। इकोलॉजी का मतलब किसने दिया था? ये अर्नेस्ट हैकल ने। देखो स्वपारिस्थितिकी, इसमें किसी इकाई जीव का अध्ययन किया जाता है कि उस जीव का समूह का मतलब स्वपारिस्थितिकी का मतलब होता है उस जीव के समूह का अध्ययन नहीं किया जाता है, इसमें किसी इकाई यानी सिर्फ एक जीव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगर हम पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो देखो ये बड़ा अल्टीमेट इन्होंने फिगर बनाया है, आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है एक बार में समझने के लिए। तो प्राक पारिस्थितिकी तंत्र को दो भाग में बांटा जा सकता है। एक आपका होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि नेचुरल एंड इकोलॉजिकल सिस्टम, एक होता है आपका कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्टिफिशियल इकोलॉजिकल सिस्टम। अब जो आपका प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है इसको तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक होता है आपका स्थलीय परितंत्र, एक होता है आपका जलीय परितंत्र, एक होता है आपका आकाशीय परितंत्र। मैम स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत क्या आता है? हमने कहा अच्छा जी देखो, हमने कहा स्थलीय परितंत्र के अंतर्गत आपका घास, भूमि, वन, मरुस्थल आ जाता है। मैम जलीय के अंतर्गत आता है क्या होता है? तो हमने कहा देखो जलीय वाला एक होता है अलवणी, एक होता है लवणी। अलवणी जिसमें मतलब लवण की मात्रा ना हो, जैसे आपका तालाब, झील, झरना। लवणी मतलब जिसमें क्या हो, लवण की मात्रा पाई जाती है अर्थात जो हल्का खारा या नमकीन। तो जैसे आपका उदाहरण के रूप में देखो तो ज्वारनदमुख, समुद्री जाल, लवण, झील, ये आपका किसका एग्जाम्पल है? तो ये आपका जलीय परितंत्र का एग्जाम्पल है। तो अब इसी ये तो हो गए सारे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। अब जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसके अंतर्गत होता है आपका जैसे नगरीय कृषि, फसली तंत्र, जीवमंडल। अच्छा आवाज़ नहीं आई, देखो नगरीय कृषि और इसके फसली तंत्र और इसमें क्या होता है जलाशय, जैसे तालाब वगैरह हो गए तो प्राकृतिक ही तो होते हैं। ये हो गया आपका। जैसे जो जीवमंडल है, जीवमंडल में आपका क्या क्या पाया जाता है? देखो जीवमंडल आपका तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल, तीनों के कॉम्बिनेशन आपका जीवमंडल के अंतर्गत आ जाता है। परितंत्र के घटक की यदि मैं बात करूँ तो देखो परितंत्र के घटक आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपका जैविक, एक होता है आपका अजैविक। जैविक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं, यानी कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और बताओ अपघटक आते हैं आपके। अजैविक के अंतर्गत क्या आता है? कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिक। कार्बनिक का मतलब कार्बनिक के अंतर्गत आ जाएगा आपका जैसे प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ह्यूमस हो गया, यूरिया हो गया। अकार्बनिक मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा ना प्रेजेंट हो, जैसे आपका मिट्टी, चट्टान, खनिज, वायुमंडलीय गैस आदि। भौतिक मतलब भौतिक का मतलब भौतिक भी आपके एक है, अजैव का ही एक वो है पार्ट, जैसे इसमें वायु हो गई, आर्द्रता हो गई, तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, ये सब आपके भौतिक के अंतर्गत आ जाएंगे। उद्भवित गुण की यदि बात की जाए, इमर्जेंट प्रॉपर्टी की बात की जाए तो देखो जो लाइकेन होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? कवक प्लस शैवाल। उसके बाद में जो प्रयाल होता है वो आपका किससे मिलकर के बना होता है? शैवाल प्लस कोलेंट्रल्स। माइक्रोराइज आपका जड़ प्लस कवक से मिलकर के बना होता है। शुष्क स्थानों पर प्राप्त चट्टानों पर वायु प्रदूषण के सूचक लिटमस पेपर रोसेला नमक लाइकेन से बनता है। पर्यावास का मतलब क्या होता है? पर्यावास का मतलब होता है कि यह वह भौतिक पर्यावरण जिसमें कोई जीव निवास करता है। पर्यावास उन विभिन्न प्रजातियों को सहारा प्रदान कर सकता है जिनकी आवश्यकता एक जैसी हो, जैसे आपका व्हेल हो गया, दरियाई घोड़ा हो गया, पादप प्लवक हो गया इत्यादि। पर्यावास के प्रकार में आपका पहला आता है स्थलीय, दूसरा आता है आपका अलवणीय जल, तीसरा आता है आपका ज्वारनदमुख और चौथा आता है आपका समुद्र। ठीक है, फिर देखो ज़रा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो हमने आपको बहुत बार समझाता है कि हरे स्वपोषी पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं। इस प्रक्रिया में पौधे CO2 का ग्रहण व ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो जो पेड़ पौधे ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं वही तो हम लोग ग्रहण करते हैं।
परिणाम स्वरूप वायुमंडल में ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहती है और कार्बन डाइऑक्साइड होने से वायुमंडलीय संतुलन भी बना रहता है। क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता रहता है और ऑक्सीजन रिलीज करता रहता है, तो इससे जो वायुमंडलीय संतुलन है वो बना रहता है। वनों की अंधाधुंध कटाई के चलते यह संतुलन बिगड़ रहा है, जिसकी परिणति वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने को मिल रही है। इसी प्रकार से सूर्य के उसमें देखा जाए तो अगर सूर्य के द्वारा ही आपका प्रेजेंस में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है, स्वतः प्रकृति में उपलब्ध है। सूर्य की सहायता से हम लोग क्या सोलर थर्मल यानी मानव प्रयोग कर पा रहे हैं, उसका फोटोवोल्टिक सेल। ठीक, उसके बाद में फिर देखो कारक की यदि बात की जाए तो ब्लैकमैन के अनुसार क्या बताया गया कि कारक में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, तापमान और पर्णहरित। ये किसकी बात की जा रही है आपके, तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ब्लैकमैन के अनुसार क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए, क्या क्या इंपॉर्टेंट आपकी चीज़ें बताई गई। तो पहला तो कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, दूसरा जल की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए, तीसरा सनलाइट की प्रेजेंस में होगा यानी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। उसके बाद में जो उसका तापमान है, जो उसका टेम्परेचर है, वो एक सुगम और सुदृढ़ होना चाहिए। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हम लोग खाना बना सकते हैं। ये रिएक्शन जो है ये आपके बेटा उसमें पूछी गई थी डीएलएड वाले बच्चों के में, तो आप लोग भी एक बार ध्यान से देखिएगा। इसमें इन्होंने क्या किया, 6 CO2 लिए, इसकी रिएक्शन 12 वाटर के मॉलिक्यूल से साथ में करा दी H2O से, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य और किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर लिख लीजिएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं इनमें भोजन बनता है। भोजन के रूप में क्या होता है, C6H12O6 यानी ग्लूकोज, 6 मोल वाटर के और 6 मोल ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो जाता है इस प्रकार के इस प्रोसेस के दौरान यानी प्रकाश संश्लेषण के दौरान। इन कारकों में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सूर्य का प्रकाश, तापमान, पर्णहरित, जो कहीं पर सर्वाधिक प्रभावी कारक हो जाता है ट्रिगर कारक यानी ट्रिगर फैक्टर कहलाता है। जैसे आपका क्या है राजस्थान में वर्षा। खाद्य स्तर की यदि बात करूँ मैं तो देखिए एक टॉपिक ये आपका खाद्य स्तर से कल आपको पढ़ाऊंगी मैं, और इसके बाद में देखो खाद्य स्तर के बाद में जो आपका खाद्य श्रृंखला है जो बहुत सी मतलब एक तरीके का आप ये मान लो कि जो पूरी बुक है आपकी उसका ये निचोड़ है ना। मैम ये PDF कहाँ मिलेगी आपका, हर बार की तरह पहला क्वेश्चन। देखो बेटा PDF इसकी मिल जाएगी, बट मैं झूठी वादा नहीं करूँगी आपसे, जब ये मैं यहाँ YouTube पे कंप्लीट करवा दूँगी आपका। मतलब देख लो आप अभी इस PDF में आपको कितना पढ़ना है, खाद्य स्तर पढ़ना है ना, फिर उसके बाद में देखो पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ना है, खाद्य श्रृंखला पढ़ना है, पर्यावरण से संबंधित बातें पढ़नी है, जैव